हेलो साथियों, मल्टीवेरिएट प्रोसीजर विद आर के इस सॉफ्टवेयर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि पिछले कई लेक्चर्स में हमने डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस के बारे में बात किया था और जहाँ पर हमने आपको ये बताया था कि अगर हमको किसी ऑब्जर्वेशन को किसी नोन ग्रुप में क्लासिफाई करना होता है तो हम डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं, और जब किसी ऑब्जर्वेशन को हमको किसी अननोन ग्रुप को असाइन करना होता है जहाँ पे हमको पहले से पॉपुलेशन नोन नहीं होती हैं कि कौन कौन सी हमारी पॉपुलेशन जहाँ पे हम किसी ऑब्जर्वेशन को क्लासिफाई कर सकते हैं, वहाँ पर हम क्लस्टर एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। तो आज से इस लेक्चर में हम क्लस्टर एनालिसिस के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो क्लस्टर एनालिसिस क्या होती है? जैसे इसका नाम से आपको समझ में आता है, क्लस्टर क्लस्टर क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में था, वही ऑब्जेक्टिव हमारा यहाँ भी है कि हम किसी ऑब्जर्वेशन को किसी एक पॉपुलेशन में या एक किसी ग्रुप में क्लासिफाई करना चाहते हैं। उसमें हम ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन हमारा किस ग्रुप में जाएगा। लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस के कंपैरिजन में यहाँ पे क्या अंतर है? यहाँ पर अंतर यह है कि डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में आपको पहले से पॉपुलेशन पता थी कि आपकी नॉर्मल पॉपुलेशन है विद मीन म्यू1 वेक्टर और कोवेरियंस मैट्रिक्स सिग्मा, नॉर्मल पॉपुलेशन मीन विद म्यू2 वेक्टर और कोवेरियंस मैट्रिक्स सिग्मा। या आपको पहले से पता था कि आपके वहाँ पे कितने सारे ग्रुप्स हैं, लोअर इनकम ग्रुप है, मिडिल इनकम ग्रुप है, अपर इनकम ग्रुप है। लेकिन क्लस्टर एनालिसिस के केस में हमको पहले से ये नहीं मालूम होता है। हमारे पास सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है और हमको यहाँ पे दो कार्य करने होते हैं कि जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन है वो हमारा किस ग्रुप में जाएगा। उसके लिए हमको अपनी जिस वेरिएबल को हम स्टडी करना चाहते हैं उसको आधार बना करके हम अपनी पॉपुलेशन को पहले ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और उन्हीं ग्रुप्स को हम बोलते हैं क्लस्टर। तो पहले हम क्लस्टर को हम डिफ़ाइन करेंगे और उसके बाद किसी जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन है उसको किस क्लस्टर में जाना है उसका फैसला करेंगे। तो यूजुअली ये जो हमारी क्लस्टर एनालिसिस है ये हमारी वहाँ पे बहुत यूज़फुल होती है जहाँ हमारा पॉपुलेशन साइज़ बहुत ज़्यादा होता है और साथ ही जहाँ पर हमको हमारी पॉपुलेशन में किस किस तरह के क्लस्टर्स हैं, किस किस तरह के ग्रुप्स हैं, इसके बारे में नहीं मालूम होता है। राइट। तो चलिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं और इस लेक्चर में ज़रा हम अपने इस क्लस्टर एनालिसिस की जो हमारी बेसिक डेफिनेशंस हैं, बेसिक फंडामेंटल्स हैं, उनको समझते हैं। और अगले लेक्चर में हम आपको जो भी क्लस्टरिंग की और भी टेक्निक्स होती हैं उनके बारे में बताएंगे और साथ ही हम आपको इसको आर सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करते हैं इसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं। तो अब अपनी क्लस्टर एनालिसिस को समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि आपके पास एक डेटा सेट है जो बहुत बड़े साइज़ का है और हमारा काम यह है कि हमको इस डेटा सेट से इंफॉर्मेशन बाहर निकालनी है। तो डेफिनेटली अगर हमको इस इतने बड़े डेटा सेट्स में से अपने कोई इंफॉर्मेशन को बाहर निकालना अगर है तो सबसे पहले हमको अपने उस डेटा सेट को सिमिलर ग्रुप्स में हमको डिवाइड करना पड़ेगा। अर्थात हमको अपनी बड़ी सी पॉपुलेशन में अगर हम कहें कि इस तरह की बड़ी सी पॉपुलेशन है उसके अंदर हमको इस तरह के यहाँ पे ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे जो सिमिलर हों। राइट। तो जो हमारी क्लासिफिकेशन स्कीम होती है वो क्या होती है? ये हमारा एक कन्वीनियंट मेथड होता है जिसके द्वारा हम अपने उस बड़े से डेटा सेट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन छुपी होती है उसको हम बाहर निकाल करके स्टडी करने की कोशिश करते हैं। और ये जो हमारी क्लासिफिकेशन स्कीम है ये हमारी उस पॉपुलेशन के अंदर जो भिन्न भिन्न प्रकार के सिमिलरिटी और डिफरेंसेस के पैटर्न्स होते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में उनको इन्वेस्टिगेट करती है और उसकी बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन नियम को तैयार करती है। राइट। अब देखिए आपको अगर हम ये छोटे से यहाँ पे इस स्क्रीन पर ये अगर आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ यहाँ पे नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 और आप अगर देखेंगे तो इन नंबरों को देख करके आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप इन्हीं नंबरों को आप सोचिए कि एक बहुत बड़े से कमरे में एक बहुत बड़ी सी दीवार पे इस तरह के सारे नंबर लिखे हुए हैं तो उसमें से आपको देख करके क्या समझ में आएगा। तो इसलिए हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट काम यहाँ पर ये होगा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 इत्यादि के नंबर हैं तो उनको अपनी हम अलग अलग इस तरीके के ग्रुप में हम डिवाइड कर दें जहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 करके सारे नंबर एक ग्रुप में इकट्ठा हो जाए। या हम कुछ ऐसा करें कि जो हमारे आसपास के नंबर हैं अगर हम कहते हैं एक हमारा ग्रुप बन जाए 1 और 2 का, एक ग्रुप हमारा बन जाए 3 और 4 का, इस तरह के हम ग्रुप बना सकते हैं। तो
इस तरह के कार्य को करने के लिए हम अपने इस क्लस्टर एनालिसिस का हम इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा हमने बताया कि क्लस्टर एनालिसिस भी एक आपका क्लासिफिकेशन करने का तरीका होता है, और क्लासिफिकेशन के हमने आपको पहले के लेक्चर में बताया था हमारे पास दो अप्रोच होती हैं, एक होती है डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस और दूसरी होती है क्लस्टर एनालिसिस। तो इस स्लाइड के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि जो भी हमारे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस हैं उनको हम एक इन्हीं नोन ग्रुप्स के बीच में अगर हम क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारा डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस के द्वारा अचीव किया जाता है। और ये ग्रुप्स हमको पहले से नोन होते हैं और हमको ये पता होता है पहले से कि जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन है इन्हीं किसी ग्रुप में से एक ग्रुप में उसका क्लासिफिकेशन होना है। उसी तरीके से जो हमारी क्लस्टर एनालिसिस होती है, क्लस्टर एनालिसिस भी हमारा इसी तरह का डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस होती है, जहाँ पर हम अपने इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन को या ऑब्जेक्ट को किसी ग्रुप में हम क्लासिफाई करते हैं, लेकिन ये ग्रुप हमको अननोन होते हैं, पहले से नहीं पता होते हैं, राइट। और हमारे पास जो डेटा सेट है उसके अंदर डेटा पॉइंट्स तो होते हैं लेकिन उनके अंदर कोई लेबल नहीं होता है। जैसे आप अगर यहाँ पे देखोगे इस स्लाइड में क्या है, आपको खाली नंबर ही तो लिखे हुए हैं, लेकिन कौन सा नंबर क्या इंडिकेट कर रहा है, किस कैटेगरी का है, उसके बारे में कोई ऐसा लेबल यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, राइट। तो ऐसा हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस परफॉर्म करनी है तो किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे उसका हमारा एक उदाहरण है कि हमारे पास इकोनॉमिक स्टेटस होते हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, और अगर कोई इंसान आता है और वो अगर उसको अपनी सैलरी या इनकम बताता है, उसकी बेसिस पे हम उसको इन किसी ग्रुप में से डिवाइड कर क्लासीफाई कर देते हैं। और उसी तरीके से जब हम क्लस्टर एनालिसिस में बात हम करते हैं तो हमारे पास जैसे अगर हम किसी रोग का उदाहरण लें तो हमारे पास बहुत सारे रोग होते हैं जो जिनके सिम्टम्स हैं वो हमारे बिल्कुल एक से दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि अगर किसी को खांसी आ रही है तो वो खांसी तो खांसी है, लेकिन उसके होने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। एक नॉर्मल खांसी, सीजनल खांसी, या वो ट्यूबरकुलोसिस की खांसी है। तो इस तरह के हमारे रोग होते हैं, उनके लक्षण हमारे एक से होते हैं, वो हमको एक से दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनके कारण अलग अलग होते हैं। और इसी का उल्टा भी होता है कि अगर हमारे पास अलग अलग रोग होते हैं तो उनके हमारे कारण भी सेम हो सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि ठंड लगना, किसी को ठंड लग जाती है तो सिंपल सी खांसी भी आती है, थोड़ा सा कफ हो जाता है, लेकिन उसी ठंड से हमारा निमोनिया भी हो जाता है। तो इसलिए इस जगह पर इन रोगों का जो भी ट्रीटमेंट समझने के लिए हमको अपने सिम्टम्स को क्लासिफाई करना पड़ता है, जिसके द्वारा हम अपनी डिजीज को डायग्नोज कर सकें। तो यहाँ पे क्या है, हमको पहले से नहीं पता है कि हमारे पास कौन कौन से ग्रुप्स होने वाले हैं। तो इस केस में हम क्लस्टर एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं, राइट। अब ये जो हमारी क्लस्टर एनालिसिस है इसके हमारे अलग अलग नाम होते हैं। कैसे बायोलॉजिकल साइंस में उसको हम न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कहते हैं, साइकोलॉजी में हम उसको क्यू एनालिसिस कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम उसको अनसुपरवाइज्ड पैटर्न रिकॉग्निशन कहते हैं, और इसका जो मोस्ट कॉमन जेनरिक नेम है स्टैटिस्टिक्स की निगाह से वो हमारा है क्लस्टर एनालिसिस। तो देखिए क्लस्टर एनालिसिस क्या होती है, इसको मैंने आपको यहाँ पे दो ग्राफ्स के द्वारा बताने की कोशिश करी है। देखिए ये हमारा है ग्राफ नंबर 1 और ये हमारा है ग्राफ नंबर 2। तो देखिए इस ग्राफ 1 और 2 में एक ही डेटा सेट है जिसका हमने स्कैटर डायग्राम किया हुआ है, लेकिन ग्राफ नंबर 1 में देखिए आपको खाली ये डेटा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ग्राफ नंबर 2 में आप अगर देखेंगे तो उसको हरे, लाल और नीले डॉट के द्वारा हमने उसको 3 क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया है, राइट। हो सकता है कि अगर हम कह दें कि ये जो हमारा फिगर नंबर 1 में डेटा है ये हमारा लोअर इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप और हायर इनकम ग्रुप, इन तीनों के जो भी हमारे लोग हैं इनको यहाँ पे प्लॉट किया गया। उसके बाद में जब इनका मैंने क्लस्टर बना दिया तो इसमें से हमारे ये जो 3 ग्रुप्स हमारे बन गए हैं, 3 क्लस्टर्स बन गए हैं, ये हमारे लोअर, मिडिल और हायर इनकम ग्रुप को दिखा रहे हैं। तो ये हमारा हम क्लस्टर एनालिसिस में इस तरीके का कार्य हम करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्लस्टर एनालिसिस हमारी एक डेटा माइनिंग टूल होता है। आपको डेटा माइनिंग आजकल एक ऐसा वर्ड है जिसको हर कोई यूज़ करता है। डेटा माइनिंग का मतलब कि हमारे डेटा के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है उसको हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए हमारे जो भी टूल्स इस्तेमाल होते हैं उनको हम डेटा माइनिंग टूल कहते हैं। तो ये भी हमारा क्लस्टर एनालिसिस भी हमारा एक डेटा माइनिंग टूल है। और ये क्लस्टर एनालिसिस उन जगह पे इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जहाँ पर हमारे पास बहुत बड़े डेटा सेट होते हैं। और आज के समय में आप देखेंगे जब हमारे पास डेटा साइंस या बिग डेटा इस तरह के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं तो यहाँ पे हमारे यूजुअली जो हमारे डेटा सेट होते हैं वो बहुत बड़े साइज़ के होते हैं। ये जो क्लस्टर एनालिसिस होती है ये हमारी हाईली इंपेरिकल होती है कि इसके जो कंक्लूजन्स होते हैं वो एक जगह एक एक्सपेरिमेंटर से दूसरे एक्सपेरिमेंटर के द्वारा लिए जाने पर वो आपस में उसमें से अंतर हो सकता है। इसको हम आपको जब आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको करके दिखाएंगे
कि एक ही डेटा में हम कई क्लस्टर्स बना सकते हैं, राइट। तो अगर इसको हम क्लस्टर बनाने के लिए अगर हम डिफरेंट मेथड्स को भी इस्तेमाल करते हैं तो हमको डिफरेंट ग्रुप्स मिल जाते हैं, और जो हमारी उन ग्रुप्स के नंबर भी अलग अलग हो सकते हैं और उनके जो अंदर के कंटेंट हैं वो भी अलग हो सकते हैं। और ये जो ग्रुप हमको होते हैं ये हमको पहले से नहीं मालूम होते हैं कि हमारे कौन कौन से ग्रुप हैं, तो इसलिए ये डिसाइड करना भी कठिन हो जाता है कि जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं वो हमारे जो भी प्रॉब्लम है उसके कॉन्टेक्स्ट में कितना सही है या किस प्रकार से सही है, राइट। और जब भी हम कभी क्लस्टर एनालिसिस की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा स्टेप आता है चॉइस ऑफ वेरिएबल। इसके लिए हमारा जो एक्सपेरिमेंटर है उसकी जो इनिशियल चॉइस होती है कि हमको किस प्रकार के मेजरमेंट को इस्तेमाल करना है अपने इस क्लस्टर एनालिसिस के लिए, अर्थात हमको किस प्रकार के या किस वेरिएबल के ऊपर हमको अपने क्लस्टर्स तैयार करने हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और ये जो होता है कि हमारी जो भी इन्वेस्टिगेटर का जो फैसला होता है कि हमको किन डेटा सेट पर और किस वेरिएबल के द्वारा क्लस्टर बनाने हैं, उससे आप अगर देखेंगे तो हमारी चॉइस ऑफ या जो हमारे क्लस्टर एनालिसिस के रिजल्ट्स आते हैं और जो क्लस्टर बनते हैं उनमें भी अंतर आ जाता है। तो किस वेरिएबल पर हमको अपनी क्लस्टर एनालिसिस करनी है, ये हमारी क्लस्टर एनालिसिस में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है, और इसका फैसला हमको सही तरीके से करना चाहिए। जो हम अपने जिस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन जानना चाहते हैं उसका क्या ऑब्जेक्ट है उसकी बेसिस पर करते हैं, राइट। अब जब भी हम कभी क्लस्टर एनालिसिस की बात करते हैं तो हमारे पास वहाँ पे उस डेटा की डिफरेंट यूनिट्स हो सकती हैं। कुछ डेटा हमारा क्वांटिटेटिव हो सकता है, कुछ हमारा क्वालिटेटिव हो सकता है, और उनके अपने अलग अलग स्केल्स भी हो सकते हैं। जैसे कि वेट को हमने किलोग्राम में नापा है, हाइट को मीटर में नापा है, एंग्जाइटी लेवल को हमने 4 पॉइंट स्केल पर नापा है। तो इसके केसेस में आप अगर इस तरह के डेटा का अगर क्लस्टर एनालिसिस करना चाहेंगे तो वो आपको सही ऑब्जर्वेशन नहीं देगा, क्योंकि 100 किलो वेट और 100 सेंटीमीटर की हाइट, इसको आप एक साथ नहीं मान सकते हैं, राइट। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इनको यूनिट फ्री बना सकते हैं, और यूनिट फ्री बनाने के लिए हम अपने पहले पढ़ के रखा है कि हम अपने डेटा को स्टैंडर्डाइज या नॉर्मलाइज कर देते हैं, राइट। तो इसलिए क्लस्टर एनालिसिस में हम जब भी डेटा एनालिसिस करते हैं वो आप देखोगे कि डिफरेंट टूल्स की रिक्वायरमेंट भी होती है कि सबसे पहले हमको अपने डेटा को स्टैंडर्डाइज करके यूनिट फ्री बनाना पड़ता है। यस, हम आपसे सहमत हैं कि जब भी हम कभी स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं तो हमारा डेटा के अंदर छुपी हुई क्वालिटीज़ भी बदल जाती हैं, और इसलिए क्लस्टर एनालिसिस के केस में भी जब आप अपने डेटा को स्टैंडर्डाइज करेंगे तो डिफरेंट ग्रुप्स और जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनके जो हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हैं उनके अंदर जिस प्रकार के हमारे अंतर हैं वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो सकते हैं, वो बदल सकते हैं, राइट। तो इस समस्या का समाधान करने के हमारे पास दूसरा एक तरीका ये होता है कि हम एक सिमिलरिटी कोएफिशिएंट्स को हम डिफाइन करते हैं। तो जिस प्रकार से इसका नाम दिखा रहा है सिमिलरिटी कोएफिशिएंट, अर्थात वो ऑब्जर्वेशन हमारे किस प्रकार से आपस में सिमिलर हैं उनको ये नापने की कोशिश करेगा। तो ये हमारे सिमिलरिटी मेजर्स होते हैं, और इसके द्वारा जैसे कि अगर हम कहें आपको कि आपको एक कक्षा 1 और कक्षा 10 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक ग्रुप में एक साथ बैठा दिया गया, तो आप उसको अपनी आंखों से पहचान सकते हो कि कौन सा स्टूडेंट कक्षा 1 का होगा और कौन सा स्टूडेंट कक्षा 10 का होगा। कैसे? आपने उनकी जो हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स है उसको ले लिया। तो हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स आप देखोगे कि कक्षा 1 में पढ़ने वाले सारे बच्चों की हाइट कक्षा 10 वालों से काफ़ी अलग होगी। तो आपका यहाँ पे वेरिएबल क्या हो गया? हाइट। इसके ऊपर आपने क्लासिफाई करने की कोशिश करी। अब आपने क्या किया? आपने यहाँ 2 ग्रुप बना दिए, एक कक्षा 1 के स्टूडेंट्स का और एक कक्षा 10 के स्टूडेंट का। तो ये आपने किस प्रकार से किया? क्योंकि कक्षा 1 के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो जिस ग्रुप में हैं उनके अंदर आपस में काफ़ी सिमिलरिटी है, काफ़ी समानता है। उसी प्रकार से कक्षा 10 के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स की हाइट के बीच में काफ़ी समानता है। तो यही जो हमारी सिमिलरिटी होती है उसको हम एक अपने सिमिलरिटी कोएफिशिएंट के द्वारा मेजर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो आपने उसको अपनी आंखों से देखा है, लेकिन अब उसको हम न्यूमेरिकली पढ़ना चाहते हैं। तो जो सिमिलरिटी कोएफिशिएंट्स हमारे होते हैं उसको हम SIJ के द्वारा डिनोट करते हैं, और ये हमारे 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो हमारा संबंध है उसकी जो ताकत है, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर हमको जो P वेरिएबल्स के ऊपर जो डेटा सेट अवेलेबल होता है, और ये इस प्रकार से होता है कि दोनों डेटा सेट में उन सारे वेरिएबल्स के ऊपर हमारे ऑब्जर्वेशंस होते हैं,
और उसकी बेसिस पे हम जो ऑब्जर्वेशंस का जो सिमिलरिटी कोफिशिएंट है उसको हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम ये कहें कि जिस प्रकार से अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर सिमिलरिटी बढ़ती जा रही है तो कायदे से हमारा जो SIJ की वैल्यू आएगी उसको भी बढ़ना चाहिए, राइट। अब अगर हमको कोई भी अपना अगर सिमिलरिटी मेजर अगर डिफाइन करना है तो उसके लिए देखिए कुछ हमारे क्राइटेरिया होंगे जो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट। जैसे कि हमारा जो SIJ है और वो सिमेट्रिक होना चाहिए, अर्थात SIJ और SJI की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ये तो वही वाली बात है ना कि अगर दो स्टूडेंट्स में अगर पहला स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से अगर सिमिलर है तो दूसरा स्टूडेंट भी पहले स्टूडेंट से सिमिलर होगा। अब यूजुअली हम ये प्रेफर करते हैं कि जो भी हमारा सिमिलरिटी कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू अगर हमारी 0 और 1 के बीच में आ जाती है तो हमारे लिए उसका इंटरप्रिटेशन करना बहुत आसान हो जाता है, राइट। तो इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि अगर हम कोई भी अपना सिमिलरिटी मेजर अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो उसकी कोई भी रेंज हो, लेकिन हम उसको कोशिश करते हैं कि उसको हम इस प्रकार से स्केल कर दें कि उसकी जो अपर लिमिट हमारी 1 हो जाए। इससे हमारा इंटरप्रिटेशन करना आसान हो जाता है। अब जिस प्रकार से हमने सिमिलरिटी मेजर्स डिफाइन किए हैं उसी तरीके से हम डिससिमिलरिटी कोफिशिएंट्स भी डिफाइन कर सकते हैं। और ये क्या है, सिमिलरिटी का उल्टा ही तो है। तो इसलिए हर एक सिमिलरिटी मेजर के साथ में हमारा एक एसोसिएटेड डिससिमिलरिटी मेजर भी होता है और हर एक सिमिलरिटी कोफिशिएंट के करस्पॉन्डिंग हम अपना डिससिमिलरिटी कोफिशिएंट भी डिफाइन कर सकते हैं। तो चूंकि हमारा सिमिलरिटी कोफिशिएंट SIJ 0 और 1 से बीच में लाई करता है तो इसका उल्टा क्या होगा, DIJ को अगर हम 1 माइनस SIJ के द्वारा अगर हम डिफाइन कर देते हैं तो जो DIJ भी हमारा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। और जिस प्रकार से दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर हमारी सिमिलरिटी बढ़ती जाती है तो जो सिमिलरिटी कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, उसी प्रकार से अगर हमारे दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर डिससिमिलरिटी बढ़ती जाती है तो DIJ की वैल्यू भी बढ़ती जाती है, राइट। तो हमारे सिमिलरिटी कोफिशिएंट की जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। तो अगर हम कहें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट खुद से कितना सिमिलर होगा, हर ऑब्जेक्ट अपने से तो 100% सिमिलर होगा, तो इस केस में हमारी जो SII की वैल्यू होगी वो हमारी 1 हो जाएगी और DII की वैल्यू 1 माइनस SII अर्थात 0 हो जाएगी। तो इन एस्पेक्ट्स का ध्यान करके हम अपने सिमिलरिटी मेजर्स डिफाइन करते हैं और उसी तरह से हम अपने या तो हम सिमिलरिटी मेजर हम डिफाइन कर लें या हम अपने डिससिमिलरिटी मेजर डिफाइन कर लें और किसी एक को हमको लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हमारे लिटरेचर में हमारे पास कई तरह के डिससिमिलरिटी मेजर्स से डिफाइन करे गए हैं। उसमें से कुछ जो हमारी इंपॉर्टेंट डिससिमिलरिटी मेजर्स हैं वो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं और कई सारे आप डिससिमिलरिटी मेजर्स आप देखोगे जब इसको हम अपने R सॉफ्टवेयर में लगाएंगे तो उनको कंप्यूट करके वहाँ पे दिया गया है। लेकिन हम आपको यहाँ पे ये जो 5 डिससिमिलरिटी मेजर बताएंगे इसके द्वारा आपको समझ में आ जाएगा कि अगर कोई भी और अगर मेजर अगर है तो इसी तरह का हमारा कोई फंक्शन होगा, राइट। तो अगर हम कहते हैं कि DIJ हमारा एक XI और XJ का फंक्शन है और ये जो हमारे XI और XJ ये हमारे p डायमेंशनल वेरिएबल पर लिए गए ऑब्जर्वेशंस हैं, राइट। और इन दो सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच में अगर आपको डिससिमिलरिटी देखना है तो एक तो बहुत ही कॉमन सा तरीका है कि आप दोनों के बीच की दूरी निकाल लीजिए, अर्थात दोनों ऑब्जर्वेशन के बीच का जो यूक्लिडियन डिस्टेंस है आप उसको निकाल लीजिए। तो ith और jth ऑब्जर्वेशन के बीच में जो हमारा डिस्टेंस होगा उसको हम इस प्रकार समेशन k goes from 1 to p xik minus xjk होल स्क्वायर को हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ही पॉपुलर एक डिस्टेंस मेजर है और आप देखेंगे R सॉफ्टवेयर में इसका ऑप्शन भी होता है कि आपको ऑप्शन देना होता है कि किस प्रकार से आप अपना डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको यूक्लिडियन आपको लिखना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे स्क्वायर डिस्टेंस की जगह अगर हम एब्सोल्यूट डेविएशन को निकाल लें अर्थात XIK माइनस XJ की हम F की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लें और उसका हम समेशन कर दें k goes from 1 to p, तो इसको हम बोलते हैं सिटी ब्लॉक जो भी है डिससिमिलरिटी कोफिशिएंट या सिटी ब्लॉक हमारा इसका नाम होता है। उसी तरह से हमारे पास कैनबरा मैट्रिक डिफाइन करी जाती है किस प्रकार से कि हम जो भी यहाँ पर हमने अपने XIK माइनस XJ का जो डेविएशन लिया है उसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें और उसकी हम जो नॉर्मल वैल्यू ले लें और उसका हम रेशियो ले लें, तो उससे क्या हो जाएगा कि उसमें से उसका साइन भी जो भी हमारा है डेविएशन का ये भी हमारा इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। क्योंकि आप अगर देखेंगे कि अपने इस पहले और दूसरे केस में जो हर एक डिफरेंस का जो साइन होगा वो हमारा हरदम पॉजिटिव होगा, तो कैनबरा मैट्रिक्स में हमारे पास नेगेटिव साइन को भी कंसिडर करने का एक ऑप्शन होता है। उसी तरीके से हमारा एक और मेजर होता है एंगुलर सेपरेशन, उसको हम समेशन k goes from 1 to p XIK XJK डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ समेशन k goes from 1 to p XI
के स्क्वायर एक्स जे के स्क्वायर के द्वारा हम उसको निकालते हैं। और पांचवा जो हम आपको बताना चाहते हैं, ये तो आपने पहले से पढ़ के रखा है, महालनोबिस डिस्टेंस। इसको हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, एक्स आई माइनस एक्स जे ट्रांसपोज कैपिटल एस इनवर्स एक्स आई माइनस एक्स जे। ये कैपिटल एस हमारा क्या होता है, ये हमारा पूल विद इन ग्रुप कोवेरियंस मैट्रिक्स होता है। आपको याद होगा कि हमने अपने इस डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस के अंदर भी इस पूल कोवेरियंस मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया था। ओके, अब ये तो हमारे डिसिमिलरिटी मेजर्स थे, ये तो हमारे दो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के बीच में थे, जैसे ये हमने लिया एक्स आई और ये एक्स जे। अब उसी की बेसिस पर हम अपने ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन के ऊपर भी इस तरह के डिसिमिलरिटी मेजर्स हम डिफाइन कर सकते हैं। और ये हमारा बेसिकली दो ग्रुप्स के बीच की जो दूरी है उसको नापते हैं। और ये क्या करते हैं कि जो हर एक ग्रुप में हमारे पास पी वेरिएबल्स हैं, ये उनका ग्रुप मीन निकाल लेते हैं और साथ में उसकी बेसिस पर जो भी हमारा यूक्लिडियन डिस्टेंस या सिटी ब्लॉक डिस्टेंस है, उसके कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए जो मेजर्स डिफाइन कर देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम आपको बताएं कि आपके पास अगर दो ग्रुप हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी, राइट, तो ग्रुप ए में जो भी आपके ऑब्जर्वेशंस हैं उनका आपने एक अर्थमेटिक मीन निकाल लिया हर एक वेरिएबल का, और उसको हमने यहाँ पे एक्स बार ए वन, एक्स बार ए टू, एक्स बार ए पी कर दिया। और इसी तरह से ग्रुप बी में हमने एक्स बार बी वन, एक्स बार बी टू, एक्स बार बी पी कर दिया, राइट। तो ये हमारे क्या हो गए, आपके एक्स वन, एक्स टू, एक्स पी पर आपने दोनों में ग्रुप में ए और बी में जो आपने ऑब्जर्वेशंस लिए हैं, तो आपने हर एक वेरिएबल का आपने सैंपल मीन निकाल दिया, राइट। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों ग्रुप्स के बीच में, दोनों सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच में हम जो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप अगर देखेंगे कि डी ए बी हमारा क्या हो गया है, जो आपने यूक्लिडियन डिस्टेंस निकाला था, ये वही तो ये हो गया, आपने उसका स्क्वायर रूट ले लिया है, स्क्वायर रूट ऑफ के गोज फ्रॉम 1 टू p एक्स बार ए आई माइनस एक्स बार बी आई। तो आपने क्या देखा कि जैसे इस वाले केस में यहाँ पर आपने ये वाला मेजर लिया था यूक्लिडियन डिस्टेंस, और उसमें से जो आपके ऑब्जर्वेशन थे ये आपके इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन थे। लेकिन इस केस में आपने क्या किया, इन ऑब्जर्वेशन को आपने ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन बना दिया। और ग्रुपिंग आपने कैसे करी है, हर एक वेरिएबल के ऊपर जो भी डेटा था उनका अर्थमेटिक मीन निकाल कर। उसी तरीके से हमारा एक और ये जो महालनोबिस डिस्टेंस है, ये भी हमारा इसी तरीके से डिफाइन हो सकता है। और इसको हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, एक्स बार ए माइनस एक्स बार बी ट्रांसपोज डब्ल्यू इनवर्स एक्स बार ए माइनस एक्स बार बी। तो ये हमारी डब्ल्यू क्या होगी, ये हमारी ग्रुप कोवेरियंस मैट्रिक्स है जो हमने ग्रुप और ए और बी के द्वारा निकाली है। ये हमारी एक पी बाई पी की पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है, राइट। आप देख लोगे कि इस तरीके से चाहे हमारे पास इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस हैं या हमारे पास ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस हैं, हम इस तरह के डिसिमिलरिटी मेजर्स को निकाल सकते हैं। अब जब हम इस तरीके के सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी मेजर्स को हम निकाल लेते हैं, उसके बाद जरा हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा क्लस्टर एनालिसिस किस प्रकार से करी जाती है। तो क्लस्टर एनालिसिस को करने के लिए हम आपको यहाँ पे हमारे पास तीन तरीके होते हैं, सिंगल लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज और ग्रुप एवरेज मेजर्स, राइट। तो हम एक एक करके उनके बीच में जो आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको हम यहाँ पे दिखाते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डेटा सेट के साथ में करेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए ये बहुत आवश्यक है कि आप यहाँ पे इन कॉन्सेप्ट को समझिए। तो हम आपको पहले इन सिंगल, कंप्लीट और लिंकेज और ग्रुप एवरेज के बारे में बता देते हैं, फिर हम आपको एक सिंगल लिंकेज का एक उदाहरण छोटा सा लेकर के दिखाएंगे कि किस प्रकार से इसमें क्लस्टरिंग होती है। उसके बाद में जिस प्रकार से हम सिंगल लिंकेज का उदाहरण लेंगे, उसी तरीके से आपको बाकी भी स्कीम्स के अंदर क्लस्टरिंग कैसे करी जाती है वह खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। तो देखिए, हम सबसे पहले अपने सिंगल लिंकेज स्कीम की बात करते हैं, सिंगल लिंकेज मेजर्स। तो इसमें से क्या है, सबसे पहले हम अपने जो भी हमारे दो क्लस्टर्स होते हैं, राइट, उसमें से जो उनके नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस को निकालने की कोशिश करते हैं, राइट। अर्थात अगर हम पहले इस पिक्चर में अगर हम ध्यान दें, ये हमारा है क्लस्टर ए और ये हमारा है क्लस्टर बी। अब यहाँ से आप अगर देखिए तो इन दोनों क्लस्टर्स के कौन से दो ऐसे पॉइंट हैं जो आपस में सबसे करीब हैं। तो आप अगर देखोगे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये इसमें से सबसे करीब हैं। तो ये हमारे क्या होगी, ये हमारे नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हो गए। तो ये नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होता है, ये हमारा डिस्टेंस बिटवीन द क्लोजेस्ट मेंबर है। और हमने अपने दोनों क्लस्टर्स के एक एक ऑब्जर्वेशन लिए और उनके बीच में उन मेंबर्स को चूज किया जो आपस में सबसे ज्यादा क्लोज हैं और उनके बीच की हमने दूरी निकाल ली। तो ये जो हमारा सिंगल लिंकेज का जो फॉर्म होता है, ये हमारा क्लस्टरिंग टेक्निक का एक आधार बनता है और इसकी बेसिस पे हम अपनी क्लस्टरिंग करते हैं और उसको हम कहते हैं सिंगल लिंकेज स्कीम, राइट। इसी का जो उल्टा हमारा होता है, ये हमारा कंप्लीट लिंकेज होता है कि अगर हम देखें कि यही हमारा जो डेटा पॉइंट है, यहाँ पे हमारे पास क्लस्टर ए और क्लस्टर बी हैं, तो आप देखोगे कि ये वाला पॉइंट क्लस्टर ए का और क्लस्टर बी का पॉइंट है, ये हमारे पास सबसे ज़्यादा दूरी पर है, राइट।
तो कंप्लीट लिंकेज में हम क्या करते हैं, तो किस प्रकार से सिंगल लिंकेज में हम जो भी अपने क्लोजेस्ट ऑब्जर्वेशन को देखते हैं, यहाँ पर हम अपने जो फारदेस्ट नेबर डिस्टेंस को देखते हैं, अर्थात जो हमारे डेटा पॉइंट सबसे ज़्यादा दूर होते हैं। तो जो मोस्ट रिमोट हमारे पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल होते हैं, हम उसमें से हर एक क्लस्टर में से एक एक ऑब्जर्वेशन लेकर के उनके बीच की हम दूरी निकाल देते हैं, और इस तरह की जो हमारी क्लस्टरिंग होती है वो हमारी कंप्लीट लिंकेज स्कीम पर बेस्ड होगी। और जैसा मैंने बताया कि ये आपका सिंगल लिंकेज मेथड का बिल्कुल उल्टा होगा। तो अब हम यहाँ पे अपने ग्रुप एवरेज मेजर्स के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारे ग्रुप मेजर्स से क्या होते हैं कि अगर हम अपने जो डिफरेंट ग्रुप्स में जो हमारे मेंबर्स हैं उनके हम आपस में पेयर बना लें, और फिर अपने सारे के सारे इंडिविजुअल मेंबर्स हैं जो भी हमारे हैं उनका हम एवरेज ले लें। तो इस तरह की जो हमारी एवरेजिंग है ये हमारी एक तरीके की ग्रुप एवरेजिंग हो जाती है, और ये हमारी क्लस्टरिंग जो टेक्निक है उसका ये आधार बनती है। तो इस तरह की जो हमारी क्लस्टरिंग टेक्निक होती है उसको हम के मीन्स क्लस्टरिंग कहते हैं। आप देखोगे कि ये काफ़ी पॉपुलर होती है। और उस के मीन्स क्लस्टरिंग में हम किस प्रकार से कार्य करते हैं, सबसे पहले स्टेप पर हमको अपने ये जो होते हैं, हमको के क्लस्टर की संख्या हमको चूज़ करनी होती है। उसके बाद में जो भी हमारे वहाँ पर आइटम्स होते हैं, राइट, उनको हम के क्लस्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, और उसके बाद में हम अपने हर एक क्लस्टर का जो भी सेंट्रोइड निकालते हैं। उसके बाद में हम उन जो हमारे के सेंट्रोइड्स हैं उनके सारे आइटम्स हैं उनके बीच की हम दूरी निकालते हैं, और उसके बाद में जो उन ऑब्जर्वेशंस को हम जो भी हमारा क्लोजेस्ट सेंट्रोइड होता है उसमें हम उसको असाइन कर देते हैं। और उसके बाद में इस प्रोसेस को हम तब तक रिपीट करते रहते हैं जब तक कि हमारा डिफरेंट यूनिट का क्लस्टर में असाइनमेंट स्टेबल ना हो जाए, राइट। तो जैसे हम यहाँ पर आपको सिंगल लिंकेज स्कीम का हम आपको एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, और उसके द्वारा हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से हम क्लस्टरिंग करते हैं, राइट। ये छोटा सा एग्जाम्पल है, जब आप रियल डेटा में देखोगे तो बहुत बड़े डेटा सेट होंगे। तो सिंगल लिंकेज स्कीम में सबसे पहले मान लीजिए हमने कोई अपनी एक डिस्टेंस मैट्रिक्स अपने डेटा की बेसिस पे तैयार कर ली। हमारे पास यहाँ पे 5 इंडिविजुअल्स थे, तो उनकी ये हमारी D1 हमारी डिस्टेंस मैट्रिक्स आ गई। तो ये जो हमारी वैल्यूज दी हुई हैं, ये हमारी ये जो भी वैल्यूज हैं ये हमारे हर ऑब्जर्वेशन के बीच की जो दूरियाँ हैं, राइट। ये हमने अपनी जो भी डिस्टेंस मेजर, चाहे यूक्लिडियन डिस्टेंस मेजर है या हमारा एब्सोल्यूट डिस्टेंस मेजर है या हमारे कैनबरा मैट्रिक्स है, उसके लिए मैंने उसको निकाल लिया है। अब हम इस डिस्टेंस मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेट करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि इस पूरी मैट्रिक्स में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, अर्थात सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा है। आपने देखा कि ये हमारा है 2, तो ये हमारा कहाँ पे आ रहा है, ये हमारा यहाँ पर 1 और 2 के साथ आ रहा है। तो हमने क्या कर दिया, इन 2 ऑब्जर्वेशंस को, 1 और 2 को हमने एक साथ ज्वाइन कर दिया, और एक हमने 2 मेंबर्स का एक क्लस्टर बना दिया। और फिर उसके बाद में जो हमने ये जो 1 और 2 यूनिट को ज्वाइन करके क्लस्टर बनाया है, उसका हम बाकी हमारे जो 3 ऑब्जर्वेशन है 3, 4 और 5 उनके साथ में दूरी निकालेंगे। तो अब हम देखिए यहाँ पे निकालते हैं D12 का 3 के साथ में दूरी। तो अब ये क्या हो जाएगी, हमारी D13 और D23 के बीच में जो भी मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए आपका D13 यहाँ पे कितना था, 6, तो आपने लिख दिया 6, और D23 आपका कितना है, 5, ये हो गया 5। तो 6 और 5 के बीच में कौन सा छोटा हो गया, D23, तो ये हमारा हो गया D23, और इसकी वैल्यू हमने लिख दी यहाँ पर 5। उसी तरीके से हम अगर यहाँ पर 1, 2 का 4 के साथ में दूरी निकालते हैं, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि D14 और D24 में हमारी कौन सी वैल्यू छोटी है। तो D14 की वैल्यू कितनी है, 10, और D24 की वैल्यू है हमारी 9। तो 10 और 9 के बीच में आप अगर देखेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ गई 9। अब हम क्या बोलते हैं कि इसी तरीके से D12 की 5 के साथ में दूरी निकालेंगे, तो ये हमारी D15 और D25 की जो मिनिमम वैल्यू है वो आ गई। तो D15 की देखिए वैल्यू कितनी है, 9, और D25 की वैल्यू है 8। तो यहाँ पे हमने कर दिया 9 और 8, इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी हो गई, 8, राइट। तो अब हमने तो इस प्रकार से मैंने इन वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए मैंने देखी ये अपनी नई डिस्टेंस मैट्रिक्स बना ली, जहाँ पर आप देखोगे कि 1, 2 को हमने एक साथ कंबाइन कर दिया, और 3 ऑब्जर्वेशन 3, 4, 5 हमारे यहाँ पे अलग हैं। जो हमारे डिस्टेंस 3, 4, 5 के यहाँ से आ रहे थे उनको मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया, और जो नए डिस्टेंस थे उनको मैंने यहाँ से इस प्रकार से लिख दिया। अब हम यही कार्य हम अपनी D2 मैट्रिक्स के ऊपर भी करेंगे।
राइट। और इसी प्रोसेस को हम रिपीट करते रहेंगे बार बार। तो हमने देखा कि अब ये जो हमारी D2 मैट्रिक्स आई थी, इसमें से सबसे हमारी छोटी वैल्यू कहाँ पे आ रही है? ये आ रही है 3, राइट। तो हमने क्या किया कि अब हमने ये 3 हमारी 4 और 5 के बीच में आ रही थी, तो हमने 4 और 5 को हमने एक साथ क्लब कर दिया। तो अब हमारे पास कौन कौन से क्लस्टर बन जाएंगे? 1 2 तो पहले बन चुका था और 4 और 5 अब हो गए। तो अब हमारे पास 3 क्लस्टर हो गए। एक में यूनिट हमारी है 1 2 और फिर है 3 और फिर है 4 5। और फिर से अब हम क्या बोलते हैं, इस केस में D12 की 3 के साथ में दूरी, D12 की 4 और 5 के साथ में दूरी, और उसके बाद में हम D4 5 की 3 यूनिट के साथ में दूरी इसी प्रकार से निकालेंगे। तो इनकी वैल्यू देखिए आपकी ये 5 8 और 4 आ जाएगी। ये वही एक्सरसाइज है जो हमने अभी आपको करके दिखाई है, और इसके द्वारा फिर हम अपनी जो D3 मैट्रिक्स है उसको तैयार कर लेंगे। तो D3 मैट्रिक्स में देखिए एक आपका क्लस्टर हो गया 1 2 फिर 3 और फिर 4 5। जो दूरियां डिस्टेंस की वैल्यू हमको यहाँ D2 से मिलनी थी उनको हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, और जो नई डिस्टेंस आए हैं उनको मैंने यहाँ से ले लिया, राइट। और उसके बाद में फिर हमने फिर से इस D3 मैट्रिक्स में देखा कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो ये देखिए आ गई 4। अब हमने क्या कर दिया कि 3 और 4 5 को हमने आपस में क्लब कर दिया। तो अब आपके पास क्या हो गया? आपके पास एक ग्रुप आपका हो गया जिसमें आपकी वैल्यूज हैं 1 और 2, और फिर आपके पास हैं 3 4 5। और इसके बाद आप अगर क्लब करना चाहोगे तो खाली आपको एक ही क्लस्टर तो मिलेगा जिसमें आपकी सारी की सारी यूनिट्स होंगी 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से हम देखिए एक एक करके ऑब्जर्वेशन को अपने ग्रुप के अंदर डालते जाते हैं, और इसी प्रोसेस को अगर हम चाहें तो इस तरीके का हम जो एक डेंडोग्राम है, इस तरह की पिक्चर को हम डेंडोग्राम कहते हैं, उसके द्वारा हम इसको यहाँ पर दिखा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि पहली स्टेज में आपके पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन थे, तो उसको आपने यहाँ पे 1 2 3 4 5 करके आपने यहाँ पे 5 क्लस्टर्स बना दिए। दूसरी स्टेज पे आपने यहाँ पे क्या किया? आपने सबसे पहले 1 और 2 को आपस में कंबाइन कर दिया, और 3 4 5 आपके अकेले रहे। तो हमने देखिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और 1 और 2 को हमने यहाँ पे कंबाइन कर दिया, और 3 4 5 हमारे देखिए ऐसे ही हमारे चल रहे हैं। उसके बाद में हमने अगली स्टेज पे क्या किया था? हमने 4 और 5 को हमने कंबाइन कर दिया था। तो हमारे पास 3 क्लस्टर बन गए, 1 2 का 1, 3 का 1 और 4 5 का 1। तो हमने अब देखिए 4 5 हमने देखिए यहाँ पे कंबाइन कर दिया, और ये हमारे देखिए यहाँ पर आ गया। ये जो थर्ड स्टेज है P3, ये हमको ये दिखा रही है, राइट। उसके बाद में हमने उसमें से क्या किया? उसके बाद में हमने 1 2 3 4 5 को हम सामने लाए। तब उसके बाद में अगली स्टेज में आपने देखा था कि 3 और 4 5 के क्लस्टर है उनको एक साथ कंबाइन किया था हमने, 3 4 5 एक साथ कर दिया था। तो देखिए ये जो हमारे 3 और 4 5 हमने यहाँ पे ला करके देखिए यहाँ पर ये कंबाइन कर दिया, राइट। अब हमारे पास यहाँ पे 2 क्लस्टर हो गए, एक हमारा 1 2 हो गया और एक हमारा 3 4 5 हो गए। जो हमारी स्टेज थी वहाँ पर हमने सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस को हमने यहाँ पर आपस में ज्वाइन कर दिया, और इस स्टेज में हमारे पास सिर्फ खाली एक ही क्लस्टर बचा जिसके अंदर हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशंस हमारे एक साथ फिर आ गए थे। तो जिस तरीके से मैंने आपको देखिए इस स्कीम को करके आपको मैंने यहाँ पे इसका न्यूमेरिकल कैलकुलेशन भी दिखाए, और यहाँ पे हमने उसका आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी दिखाया। इस तरह के ग्राफिक को हम कहते हैं डेंड्रोग्राम। और ये डेंड्रोग्राम क्या है? ये हमारा तब बना है जब हमने यहाँ पे सिंगल लिंकेज स्कीम को फॉलो किया है, और साथ में ये जो हमारी क्लस्टरिंग टेक्निक भी हमारी सिंगल लिंकेज की बेसिस पर हुई है। तो जिस तरह से हमने सिंगल लिंकेज स्कीम को किया है, उसी तरह से हम अपनी जो भी बाकी हमारी लिंकेज स्कीम है उनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपना जो भी क्लस्टरिंग के जो हमारे जो क्लस्टर्स बनेंगे उनको हम निकाल सकते हैं, और साथ में हम उनको डेंड्रोग्राम के द्वारा दिखा भी सकते हैं, राइट। तो चलिए अब हम इस लेक्चर में यहाँ पर रुकते हैं, और यहाँ पर आपने देखा कि मैंने एक आपको क्लस्टर एनालिसिस की जो हमारी बेसिक डेफिनेशंस होती हैं उनके बारे में बताया, और उसके साथ में एक छोटा सा उदाहरण लेकर के मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की कि क्लस्टरिंग किस प्रकार से होती है, राइट। अब जब आप इस छोटे से डेटा सेट में अगर आपको ये समझ में आ गया है कि क्लस्टरिंग किस प्रकार से हो रही है, तो अगर इसी डेटा सेट का साइज़ हम बहुत ज़्यादा कर दें तो आपको खाली एक ही दिक्कत आएगी कि इस तरह के कैलकुलेशन करना मैनुअली बहुत कठिन हो जाएगा। इसीलिए जो हमारी क्लस्टरिंग टेक्निक है, जब से हमारे कंप्यूटर्स की पावर बढ़ गई है, ये बहुत ही पॉपुलर हो गई है, क्योंकि वहाँ पे सॉफ्टवेयर में इस तरह की डिस्टेंस मैट्रिक्स बनानी है, बार बार आपको उनके बीच के जो दूरियां निकालनी है, डिस्टेंस मैट्रिक्स निकालनी है, उसको सॉफ्टवेयर में हम बहुत आसानी से कर लेते हैं, राइट। तो अब जो हमारा उद्देश्य यहाँ का ये था कि यहाँ तो मैंने छोटे से डेटा सेट में आपको लेकर के दिखा दिया, लेकिन आगे आने वाले लेक्चर्स में जब हम एक डेटा सेट लेंगे
हम एक बार आपको एक छोटा सा अपना खुद से क्रिएट किया हुआ डेटा सेट लेंगे, उसके बाद हम आपको एक रियल डेटा सेट भी हम लेंगे। जब उसके ऊपर हम अपने आर के कमांड करेंगे तो उसके द्वारा हम उसको डायरेक्ट वहाँ पे आउटकम मिल जाएगा। तो उनके बीच में पीछे में किस किस प्रकार के हमारे कैलकुलेशंस हो रहे हैं, वहाँ पर मैनुअली समझाना मेरे लिए बहुत कठिन होगा और शायद असंभव के बराबरी है इस कोर्स में। तो इसलिए वहाँ पर जो हमारा आउटकम आ रहा है, ये जो हमारा डिटेल एक्सप्लेनेशन है, ये आपकी सहायता करेगा समझने के लिए कि ये हमारा आउटकम किस प्रकार से आ रहा है। और वहाँ पे जैसा मैंने बताया आपको कि यहाँ पे आप सिंगल लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज या ग्रुप एवरेज स्कीम को आप अगर लगाते हो तो आपके रिजल्ट अलग अलग आएंगे। तो वहाँ पे हम आपको ये करके भी दिखाएंगे कि आपको खाली अपना ऑप्शन चेंज करना है कि सिंगल की जगह कंप्लीट लिंकेज करना है, तो उसका जो आपके क्लस्टरिंग टेक्निक्स हैं, कौन सी यूनिट किस क्लस्टर में असाइन हो रही है, ये भी बदल जाएगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने खाली 5 ऑब्जर्वेशन लिए थे और 5 ऑब्जर्वेशन को हमने डिफरेंट क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया। अब ये आपकी इच्छा थी कि किस स्टेज पर आप रुकना चाहते हैं। आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि हर एक क्लस्टर में खाली एक ही यूनिट है या एक क्लस्टर में आपके पास सारी यूनिट है। आपको उसके बीच में कहीं पर एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ता है। तो इस तरह के हमारे और भी बहुत से कॉन्सेप्ट हैं जो हमको समझने पड़ेंगे। तो उन कॉन्सेप्ट के साथ में हम आपको जो हमारी बाकी क्लस्टरिंग टेक्निक्स होती हैं उसके बारे में बात करने अगले लेक्चर पर आएंगे। सो आप इन कॉन्सेप्ट को समझिए, प्रैक्टिस करिए और हम आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।